बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पर विचार करेंगे वो विषय है, अभी अभी कुछ देर पहले मैं समाचार सुन रहा था और मीडिया चैनल से हमको एक सूचना मिली कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से सुप्रीम नहीं है। ये बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने न्यूज़ को फिर से चेक किया और चेक करने के बाद पता लगा कि कॉलेजियम सिस्टम के संबंध में सीजीआई ने इस तरह की बात की है कि जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम है और वो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो है वो हाई कोर्ट के कॉलेजियम को कोई निर्देश नहीं दे सकता है। अब ये एक आंतरिक व्यवस्था है, प्रशासकीय रूल की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जजेस की नियुक्ति होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा बनाई गई खुद की व्यवस्था है। संविधान ऐसा नहीं कहता है। तो आज हम इसी की व्याख्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी कई बार आम जनता के बीच बड़ी ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती हैं। मीडिया उसको गलत ढंग से परिभाषित करता है और वो फिर गलत ढंग से समझी जाने लगती है। ये पहला केस नहीं है। मैं 3 केसेज इस संदर्भ में आपको बताऊंगा जहां पर सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी से आम जनता और बुद्धिजीवियों के बीच बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम माने कि हाई कोर्ट को सुप्रीम माने। एक मामला आता है जब एक उत्तर प्रदेश के बेल मैटर्स का मामला था, क्रिमिनल मैटर्स का मामला था। उसके संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो हाई कोर्ट को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते और वो मामले में भी ये माना गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम नहीं है। दूसरा मामला जो है वो लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड है। उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संसद के अंदर कोई कार्रवाई चलती रहे वह उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि वो इक्विवेलेंट संस्था उसको मानते हैं। अब विषय ये उठता है कि पति और पत्नी दोनों इक्विवेलेंट हैं, परंतु प्रधानता किसकी है? या तो समाज पुरुष प्रधान होगा या महिला प्रधान होगा। दोनों अगर होंगे तो फिर दंगल होगा। तो अपने अपने कार्य क्षेत्र में सभी प्रधान है, क्योंकि महिला को गृह मंत्रालय मिला है, यानी घरेलू मामलों में महिला अपना निर्णय ले सकती है। उसका का सब्जी में क्या बनना है वो निर्णय कर सकती है। लेकिन ऐसे मामलों में निर्णय करना जो बाहरी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं उन पर निर्णय करना उचित नहीं होगा, वो पुरुष का क्षेत्र है। अगर ऐसी गलतियां होंगी तो फिर स्थिति कैसी होगी? प्राण जाए पर वचन न जाए। हम लोगों को रामचरितमानस या रामायण बार बार इसीलिए पढ़ाई जाती है। दशरथ ने अपनी पत्नी को राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया अपने एक वचन के कारण, और उसका परिणाम क्या हुआ कि रामचंद्र को वनवास हो गया। तो ये गलती किसकी है? ये दशरथ की गलती है। तो दशरथ एक व्यक्ति था, न कि वो राज्य का राजा था। तो जब उसने अपनी पत्नी को वचन दिया तो वो राजा की हैसियत से वचन नहीं दिया। अगर वो राजा की हैसियत से वचन दिया तो गलत दिया, क्योंकि राजा की हैसियत से उसको वचन देने का अधिकार नहीं था। और अगर दिया था तो उसका तत्काल समाधान होना चाहिए, इतना लंबा नहीं जहाँ पर संबंध दूसरे भी हैं, पारिवारिक हैं। तो पारिवारिक संबंधों के अंतर्गत इनको तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए। इसी तरह की चूकें हमारा सुप्रीम कोर्ट करता जा रहा है, जिसके कारण हम ये देख रहे हैं कि भारत देश के अंदर न्याय व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही है। अब आती है बात कौन बड़ा है। फिर बड़ा की हमें व्याख्या करने के लिए आर्टिकल 32 को पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 32 जो है मूल अधिकारों की रक्षा और मूल अधिकारों की व्याख्या
का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को देता है, हाई कोर्ट को नहीं। यानी अगर मूल अधिकारों की समझ में विस्तार करना है तो यह काम सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं। कोई भी अधिनियम, कोई भी सरकार द्वारा बनाया गया नियम क्या मूल अधिकारों का पालन कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, इसको चेक करने का अधिकार आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के पास है। परंतु मूल अधिकारों की नई व्याख्या करना, मूल अधिकारों के संबंध में समझ को बढ़ाना, यह अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट का है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। अभी जल्दी ही मांग की गई कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 142 के अंतर्गत भी अधिकार दे दी जाए। वो क्यों अधिकार दिए गए? क्योंकि ये अधिकार तो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो वो रूलिंग्स बना सकता है, नए कानून बना सकता है, ऐसे कानून बना सकता है जिसे बनाने में हमारी संसद या विधायिका कोताही करती है। ऐसे मामलों में वो रूलिंग्स दे सकता है। ये पावर हमारे हाई कोर्ट्स के पास नहीं है। वो आदेशों में समानता रहे, विभिन्न राज्यों के समान विषय पर आदेश अलग अलग रूप में ना पढ़े जाएं, इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कि दो हाई कोर्ट्स के निर्णय यदि अलग अलग हैं तो उनको एक साथ रखकर एक व्याख्या हमारा सुप्रीम कोर्ट करे, इसलिए वो सुप्रीम है। अब बात आती है कॉलेजियम सिस्टम की। कॉलेजियम सिस्टम के संबंध में एक नियमावली क्यों नहीं हो सकती? इसी तरह से जो कार्यविधि है, न्यायपालिका की प्रशासकीय कार्यविधि है, वो एक क्यों नहीं हो सकती? क्यों हर एडवोकेट को जिस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाए, जिस हाई कोर्ट में अपने केस को लेकर जाए, उसको जो है तुरंत वहाँ पर उस जगह के विधि को, उस हाई कोर्ट की विधि को, उस प्रशासकीय विधि को पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है। इसलिए कोई भी एडवोकेट इस चीज़ से बचता है कि वो दूसरे हाई कोर्ट में जाकर बहस नहीं करता है, क्योंकि उसको नए सिरे से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। इससे जो है नुकसान झेलना पड़ता है क्लाइंट को। क्लाइंट जब उसके केस को वो अधिवक्ता अच्छे से समझता है जो लोअर कोर्ट में है, जिसने उसके केस को लड़ा है, फिर वो हाई कोर्ट में अधिवक्ता बदल जाता है, सुप्रीम कोर्ट में आते आते फिर अधिवक्ता बदल जाता है, तो केस की गंभीरता को जितनी बारीकी से, जिस विजन के साथ, जिस साइकोलॉजी के साथ, जिस रणनीति के साथ लोअर कोर्ट के अधिवक्ता ने बनाया होता है, वो सुप्रीम कोर्ट तक आते आते जीरो हो जाती है और नुकसान क्लाइंट को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सभी रूलों में इस तरह की समानता लानी पड़ेगी, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम दिखे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को जहाँ पर एक राजकीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है पूरे अधिकार मिले हैं, क्योंकि हमारा जो चीफ जस्टिस चुना जाता है वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, तो ये राजतंत्र का ही अनुपालन कर रहा है, मोनार्की का ही अनुपालन कर रहा है, डेमोक्रेसी का अनुपालन नहीं कर रहा है। तो ऐसी दशा में तो उसे अपनी सुप्रीम गरिमा को बनाए रखना पड़ेगा। इस तरह की जो फालतू की बयानबाजी, जो सुप्रीम कोर्ट के मुखार बिंदु, सुप्रीम कोर्ट तो सदैव सुप्रीम रहेगा, भले ही रिटायर होने वाले सुप्रीम कोर्ट की जज और रिटायरमेंट होने वाले हाई कोर्ट की जज में दोनों में की आयु बराबर हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक संस्था के रूप में तो सुप्रीम रहेगा ही रहेगा। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने की जो हमारे मीडिया का प्रयास है, या जो ब्राह्मण बुद्धि और मनुवादी बुद्धि का प्रयास है, इससे हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और फंडामेंटल राइट की सही व्याख्या करना। दलितों को अभी तक अधिकार क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि जो व्याख्या करने का काम था, विस्तार करने का जो काम था, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे केस लाए ही नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट के पास यदि ऐसे केस लाए जाएं तो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करे। इसलिए मेरा यह निवेदन है अपने एससी समुदाय से कि अपने समाज के हित के केस सुप्रीम कोर्ट में लाएं,
ताकि सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकारों का विस्तार किया जा सके और हमारे समाज को वो अधिकार मिलने जिसमें आर्थिक समानता मुख्य चीज़ है, और आर्थिक समानता होने के बाद ही सामाजिक समानता आएगी। राजनीतिक समानता तो राजनीतिक दंगल बन गया, और उस दंगल में भी एम्पायर फिक्स कर दिया गया। चुनाव आयोग जिस तरह की मनमानी कर रहा है, इसके बाद क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सत्ता का परिवर्तन हो पाएगा? यदि जनता चाहे, जनता कुछ भी और किसी के पक्ष में भी वोट डालती रहे, सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जनता को सड़कों पर भी आना पड़ सकता है अपने अधिकार के लिए, अपने वोटिंग राइट्स के लिए। तो जो हमें राजनीतिक अधिकार मिला है वो आज खतरे में है। और बाबा साहब ने कहा था कि यदि हमारे कारवां को आगे ना ले जा सकना तो पीछे मत जाने देना। आज वो वक्त आ गया है कि हमें सड़कों पर निकल कर ये संघर्ष करना ही पड़ेगा कि हमारा मूल अधिकार सुरक्षित रहे, हमारा वोटिंग राइट सुरक्षित रहे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर नए विषय के साथ चर्चा करेंगे यदि कोई नया विषय इस तरह का उठाया जाएगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।